केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल को अनुमति दे दिया है, जिसे मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। डेटा का आधुनिक जीवन में सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी योगदान है। सरकार लंबे समय से इस मुद्दे पर काम कर रही थी। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल पर चर्चा करेंगे, उसके प्रावधान को समझेंगे, इस बिल के उद्देश्य को भी समझेंगे, साथ ही यह देखेंगे कि इस बिल के बाद क्या मुद्दा उभर करके सामने आएगा। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। देखिए, डिजिटल क्रांति की बातें की जाती रही है, तो इस दौर में यह बहुत जरूरी हो गया है कि व्यक्ति का डेटा सुरक्षित रहे। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अपने स्पीच में उन्होंने कहा था, डेटा इज न्यू फ्यूल। तो जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि व्यक्ति का जो डेटा है वह सुरक्षित रहे। आज की इस तकनीक की दुनिया में हम चैट जीपीटी, एआई तक की बात कर रहे हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति निश्चिंत होकर के अपने डेटा का इस्तेमाल करे, उसकी निजता बनी रहे। सरकार इसको लेकर के 2019 में भी एक बिल लाई थी, लेकिन उसमें कुछ खामियां थी और तकनीक के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने उस पर आपत्ति जताई। सरकार ने नागरिकों के समक्ष उसको रखा, फिर कुछ सुझाव दिए गए और फिर से अब 2023 में इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। मानसून सत्र में संसद में से अब पेश भी कर दिया जाएगा, फिर यह कानून का रूप भी ले लेगा। तो इसको हम विस्तृत से देखेंगे इसमें क्या क्या प्रावधान है। देखिए, चर्चा में क्यों आ गया, सबसे पहले इसको हम डिटेल से देखते हैं। डेटा प्रोटेक्शन बिल गेट्स कैबिनेट नोड, मेजर प्रोविजंस लाइकली टू बी केप्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए, द गवर्नमेंट रिसीव्ड एज मेनी एज, यहां देखना है नंबर, देखिए 21,666, 21,666, ये नंबर अपने आप में काफी बड़ा आंकड़ा है। अब ये क्या है, ये सुझाव दिए गए हैं सरकार को। जैसा कि मैंने कहा ना कि जब 2019 में यह आया था, उस वक्त जो बहुत सारे सजेशंस इनको दिए गए थे और इंडस्ट्री के तरफ से जो स्टॉक होल्डर्स हैं और जो भी सीनियर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं या लीगल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि इसमें बदलाव की जरूरत है और 21,666 सुझाव दिए गए थे सरकार को। अपने आप में यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसीलिए इस पर फिर से 3-4 साल काम करने में सरकार को वक्त लग गया। अब यहाँ देखिए, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। ठीक है, इस विधेयक को पहले वर्ष 2019 में लाया गया था, लेकिन इसके संबंध में तकनीकी कंपनियों, ध्यान देना है, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य कर रही कंपनियां हैं और नागरिक समाज जो सिविल सोसाइटी हैं, उनके द्वारा कुछ चिंताएं व्यक्त की गई थी, जिसको लेकर के केंद्र सरकार ने उसे वापस कर लिया और फिर सुधार के साथ नागरिकों के समक्ष पेश भी किया है। इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं BN श्रीकृष्ण द्वारा तैयार किया गया था और इसे, जैसा कि मैंने कहा, अभी मानसून सत्र होने वाला है संसद का, तो उसमें इसे पेश कर दिया जाएगा। अब इसके उद्देश्य को समझिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि डिजिटल क्रांति की मैंने बात की, तो जब डिजिटल क्रांति की बात करते हैं तो सबसे पहले उससे बहुत तरह की चिंताएं उभर के सामने आएगी। तो हमारे लिए यह जानना आवश्यक हो जाएगा कि इस बिल का फिर उद्देश्य क्या है, वहीं से बाकी चीजें निकल के सामने आएगी। देखिए, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहां से ध्यान देना है। व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार के साथ साथ वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने की आवश्यकताओं को मान्यता प्रदान करना। देखिए, हर व्यक्ति आज सोशल मीडिया पे है, आप भी होंगे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, आप यूट्यूब पे डेटा कंज्यूम करते होंगे, आप इंस्टाग्राम पे होंगे, तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आपकी हर गतिविधि पर कहीं ना कहीं नजर है। आप देखते होंगे कि एक तरह का रील्स आप देखिए, आप देखेंगे कुछ समय बाद आपको उसी तरह के सजेशन आने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एल्गोरिथम है टेक्नोलॉजी की दुनिया का, यह आपके माइंड को पकड़ रहा है, आप क्या सोच रहे हैं इसको भी समझ रहा है। आप कहीं घूमने जाते हैं, फेसबुक पे अपना डेटा वहां देते हैं, आप तस्वीर पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक सुरक्षा का ख्याल भी रहता होगा। आपके पास ईमेल आईडी है, कहीं उससे आपके संवाद किसी के साथ आपने किया हो वो लीक ना हो जाए, वह सुरक्षित रहे, यह आपके निजता का अधिकार भी है। ठीक है, हमारा संविधान जो है वह आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को डिफाइन करते हुए इसे निजता का अधिकार भी कहता है। ठीक है, तो वहां से भी यह जाकर के मुद्दा जुड़ता है। इसीलिए सरकार इस मुद्दे को लेकर के बहुत गंभीर थी और सरकार लंबे समय से कहती रही है कि जो भी कंपनी
सोशल मीडिया की कंपनी पर तो खैर लगातार जोर रहा है सरकार का कि आप भारत में काम कर रहे हैं तो भारतीय नागरिकों का डेटा संरक्षण जो है, संग्रहण डेटा का, वह आपको भारत में ही करना पड़ेगा। ठीक है, इस बिल में थोड़ा सा लचीला बात किया गया है, उसे हम डिटेल से भी देख लेते हैं कि और क्या कहा है गवर्नमेंट ने। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधान अब क्या है, यहां से हम देखते हैं कि इस बिल में क्या क्या मुख्य बातें की गई है। ठीक है, यह विधेयक भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान तथा बोर्ड के विस्तृत कार्यों को निर्धारित करता है। केंद्र सरकार को भारत की संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विधेयक के प्रावधानों से छूट देने की शक्ति भी प्राप्त है। यहाँ समझ लीजिए कि केंद्र सरकार को अपर हैंड दिया गया है, राज्य सरकार को नहीं। यहाँ केंद्र सरकार को, चूंकि सूचना और तकनीक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए केंद्र सरकार को यह छूट दिया गया है कि आप देश की संप्रभुता और अखंडता को देखते हुए सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी कदम उठाए जाने की जरूरत है वह आप उठाइए। इसकी शक्ति यह जो बिल है वह केंद्र सरकार को देती नजर आ रही है। डेटा संरक्षण व्यवस्था के दायरे को केवल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण तक सीमित कर दिया गया है। ठीक है, और गैर व्यक्तिगत डेटा को इसके दायरे से बाहर कर दिया गया है। यह भी, इसको हम थोड़ा सा क्लासिफाई करके आपको बता देंगे अभी इस पॉइंट को। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। कंपनियों को अब ऐसे यूजर डेटा को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी जो इसके व्यावसायिक उद्देश्य को पूरा नहीं करता है। तो यहां पर यह विधेयक जो है कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए नजर आ रही है। ठीक है, इसको लेकर के, इस पॉइंट को लेकर के सरकार के और कंपनी के बीच में तनातनी चला आ रहा था पिछले विधेयक में भी। तो यहां पर जो सुझाव दिए गए हैं उसको पूरा कर लिया गया है। अब यहां पर्सनल डेटा को लेकर के कुछ बातें की गई है। सबसे पहले समझते हैं हम, जैसा कि मैंने इसमें कहा भी कि व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत डेटा की बात की। अब देखिए पर्सनल डेटा क्या होता है, आप भी इसे सही समझ लीजिए क्योंकि डेली लाइफ में हम और आप यूज करते हैं चीज को। देखिए पर्सनल डेटा हुआ, आपका नाम क्या हुआ। निश्चित तौर पर हर व्यक्ति अपने नाम को लेकर के सेंसिटिव होता है। तो आपका नाम क्या हुआ, आपका ईमेल आईडी होगा। तो ईमेल आईडी क्या है, यूजर आईडी उसमें कुछ होगा आपका। आपका जो फोन नंबर है, आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है, उसके बाद आपका होम एड्रेस। तो ये सब आपका बेहद व्यक्तिगत डेटा आपका हुआ। तो ये पर्सनल डेटा हुआ। यहाँ पर स्पेशल कैटेगरीज को लेकर के बात की गई है। स्पेशल कैटेगरीज में सबसे पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात की गई है। यदि क्रिमिनल रिकॉर्ड किन्हीं व्यक्ति का है तो वह स्पेशल में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पर्सनल डेटा रिलेटेड टू क्या, रेशियल और इथेनिक ओरिजिन को लेकर के भी बात की गई है। मेडिकल रिकॉर्ड्स है, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई रोग है, वह चाहता है कि उसे दुनिया के सामने ना ले जाए। ठीक है, तो वह उसकी चॉइस है। इस बिल में इसका प्रावधान भी किया गया है, इसे स्पेशल में डाल दिया गया है। और धर्म से जुड़ा मुद्दा जो है, उसकी विचारधारा क्या है, उसके जीवन का दर्शन क्या है, फिलोसफिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से कैसे जी रहा है, तो ये सब बातें स्पेशल के अंदर डाला गया है। साथ ही ब्लड ग्रुप जो आप कहते हैं ना कि O+ या B+, तो ये कहा गया है, ब्लड ग्रुप को लेकर के बात की गई है। और उसका पॉलिटिकल स्टैंड क्या होता है। निश्चित तौर पे व्यक्ति समाज में जीता है तो कोई ना कोई राजनीतिक दल को सपोर्ट करता होगा, तो उसका पॉलिटिकल स्टैंड क्या है, ये सब स्पेशल कैटेगरीज के अंदर है। तो इसमें देखिए क्या क्या है। नॉन पर्सनल डेटा में, नॉन पर्सनल डेटा में है कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अगर कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है वह पर्सनल डेटा के अंतर्गत उसे नहीं रखा गया है। उसके अलावा उसका जो ईमेल आईडी है, किसका ईमेल आईडी, देखिए जैसे मैंने बताया था, यहाँ नेम होगा तो उसका ईमेल एड्रेस होगा, आपका कंपनी है तो उसका ईमेल एड्रेस होगा, उसका जो यूजर नेम होगा, उसके बाद लीगल जो वर्क होगा उसका कंपनी का, इन सभी चीज़ों को नॉट पर्सनल डेटा में डाल दिया गया है। तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है, पर्सनल डेटा और नॉट पर्सनल डेटा। देखिए ये पॉइंट जो है बहुत जरूरी पॉइंट है और थोड़ा सा उलझाऊ है, इसलिए आप इसको डिटेल से थोड़ा समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर व्यक्ति की सहमति को लेकर के कुछ बातें की गई है। अब क्या कहने का मतलब है कि देखिए आपके डेटा का कोई यदि इस्तेमाल करता है तो आप चाहेंगे ना कि वो पहले आपसे परमिशन ले। यदि आपके तस्वीर का कोई कुछ इस्तेमाल करते हैं या आपने फेसबुक पर किसी मुद्दे पर एक आर्टिकल लिखा है, तो आप चाहेंगे ना कि जब भी उस आर्टिकल को कोई व्यक्ति ले तो वह आपसे पहले पूछ ले, नहीं तो आप कॉपीराइट का इशू कर सकते हैं उस पर। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें कही गई है। कंपनियों को व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने से पहले व्यक्ति की सहमति लेना अनिवार्य होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो यह कानूनी अपराध के रूप में सामने आएगा, जुर्माना भी लग सकता है। व्यक्ति को किसी भी समय अपनी सहमति वापस लेने का भी अधिकार यह
बिल देता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार किसी व्यक्ति ने कह दिया कि ठीक है, हम आपको सहमति देते हैं, परमिशन देते हैं कि आप मेरी व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल नहीं हो गया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कह दिया तो आप हमेशा उसके डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी वक्त उस व्यक्ति को लगता है कि एक लिमिट से अधिक मैं अपने डेटा का इस्तेमाल किसी कंपनी को नहीं करने दूंगा या सरकार को नहीं करने दूंगा, तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र है, अपनी असहमति दर्ज करा सकता है और फिर उसके डेटा का इस्तेमाल नहीं होगा। कोई व्यक्ति अगर अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करता है, ठीक है, ये बहुत जरूरी पॉइंट्स है क्योंकि हम सभी इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। यदि आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, जैसे फेसबुक है, आपका ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो सोशल मीडिया अकाउंट यदि आप डिलीट करते हैं तो कंपनी को भी उसके डेटा को डिलीट करना होगा। इस पॉइंट्स को लेकर के पहले बहुत सारी कंपनियां तैयार नहीं होती थी। वो कहती थी हमें इसके लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना होगा, मैन पावर लगाने होंगे, तकनीक लगाने होंगे। अब यहां पर सरकार ने कहा कि ये सब नहीं चलेगा आपको। यदि किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है, इसका मतलब है वह नहीं चाहता है कि उसका डेटा, पर्सनल डेटा उस मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहे। तो इस स्थिति में यह ध्यान देते हुए स्वतः रूप से कंपनी को उसके डेटा को भी डिलीट करना होगा। कंपनी उसके डेटा को स्टोर करके नहीं रख सकती है, चाहे वह कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। कंपनी यूजर डेटा को तब तक ही सेव रख सकती है जब तक वो एक्टिव है, यानी कि यूज कर रहा है। यूजर्स को अपने पर्सनल डेटा में सुधार करने का अधिकार भी होगा। अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारी की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक डेटा का मतलब हुआ कि जैसे आंख की पुतलियों का एक फिगर होता है या आप थंब लगा के देते हैं, तो इस तरह से हाजिरी लेता है तो कर्मचारी से सहमति लेनी पड़ेगी। यदि कर्मचारी अपनी सहमति नहीं देता है तो कंपनी उससे जबरदस्ती नहीं कर सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना है। यदि मान लीजिए कर्मचारी ने सहमति दे दिया, लेकिन जब वो जॉब छोड़ के वहां से जा रहा है तो उसका जो डेटा है बायोमेट्रिक का, उस इंडस्ट्री को डिलीट करना पड़ेगा। यह भी यहां पर समझने की बात है। अब डेटा स्थानांतरण को लेकर के कुछ बातें की गई है और इस पॉइंट्स पर भी काफी विवाद चला रहा था, इसलिए इसको भी ध्यान से देखिए। केंद्र सरकार उन नियमों और शर्तों के साथ भारत के बाहर के देशों या क्षेत्रों को सूचित करेगी जहां डेटा स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी कि जब यह कानून बन जाएगा तो केंद्र सरकार भारत के बाहर यानी कि दूसरे देशों को भी अपने इस नियम शर्त, अपने इस कानून से अवगत करा देगी। क्योंकि देखिए, फेसबुक हो गया, चाहे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी बाहर की कंपनियां हैं, भारत की कंपनी नहीं है। तो निश्चित तौर पर इन कंपनियों को भी हमारे नियम कानून के बारे में पता होना चाहिए। सरकार एक निगेटिव लिस्ट भी तैयार करेगी जिसमें शामिल देशों के साथ भारतीयों का डेटा नहीं शेयर किया जाएगा। अब यहां समझिए, निगेटिव लिस्ट कहने का मतलब है सरकार चाहती है कि जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ हम अपने नागरिकों का डेटा सुरक्षित रूप से साझा कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे मित्र राष्ट्र नहीं है उनके साथ हम ऐसा ना करें, चूंकि हमारे नागरिकों की डेटा की वहां सुरक्षा में सेंध लग सकता है। तो सरकार इसके लिए निगेटिव लिस्ट लेकर के आई है। अब मान लेते हैं, सदाबहार उदाहरण तो हमारे पास एक रहता ही है और वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान सरकार के साथ भारत सरकार चाहेगी कि अपने नागरिकों की डेटा साझा ना करे, तो पाकिस्तान को क्या करेगी भारत सरकार, निगेटिव लिस्ट में डाल देगी। और भी जो कंट्री होगा जो इस तरह से भारत सरकार को लगता है कि हमारे मित्र राष्ट्र नहीं है या जिनके साथ डेटा साझा नहीं करना चाहिए अपने नागरिकों को, उसे निगेटिव लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ फिर डेटा शेयर नहीं किया जाएगा। डेटा स्टोरेज के लिए सर्वर देश में या मित्र देशों में ही बनाए जा सकेंगे। यह पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पर पूरा विवाद टिका हुआ था। सरकार लंबे समय से कह रही थी कि नहीं, यदि आप भारत में कामकाज करते हैं तो आपके को भारतीय नागरिकों का डेटा भारत में ही स्टोरेज करके रखना पड़ेगा। सरकार ने थोड़ा सा यहाँ छूट देते हुए लचीलापन अपनाया है और मित्र देशों में ही बनाए जा सकेंगे। यानी कि पहले कह रही थी कि सिर्फ भारत में, अब छूट दे दिया है कि चलिए मित्र देश। अब मान लीजिए यूएसए की ज्यादातर कंपनियां हैं, अब पहले कहा जा रहा था कि आप इंडिया में ही इस डेटा को रखेंगे, स्टोर करेंगे, तो यहां पर समस्या आ रही थी उन कंपनी को। मित्र देश जोड़ दिया तो वो कंपनी यूएस में ही डेटा को सुरक्षित करके रख सकती है, यह प्रावधान अब हो गया है। बच्चों से संबंधित कुछ
प्रावधान है। निश्चित तौर पे बच्चों को लेकर के जो भी समाज रहता है वो संवेदनशील जरूर रहता है, हर व्यक्ति रहता है, और इस जो तकनीक की दुनिया में है उसमें बच्चों के हाथ हाथ में मोबाइल चला गया है। तो निश्चित तौर पे संभव है कि डिजिटल शोषण उनका हो सकता है। इसीलिए इन सब चीज़ों को रोकने के लिए इस बिल में इसका प्रावधान किया गया है। किसी भी कंपनी या संगठन को बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी डेटा को सेव करने पर पाबंदी रहेगी। वे सेव करके नहीं रख सकते हुए कंटेंट जो बच्चों को असुरक्षित कर सकता है। बच्चों के डेटा को एक्सेस करने के लिए उनके पेरेंट्स से सहमति भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, चूंकि मान लीजिए वो नाबालिग हैं तो उनकी सहमति या असहमति का बहुत अर्थ तब नहीं रह जाएगा। बालिग हो जाएंगे फिर तो हो जाएगा, तो उस कंडीशन में उनके माता या पिता से सहमति लेनी होगी। सोशल मीडिया कंपनियों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि विज्ञापनों में बच्चों के डेटा को ट्रैक नहीं किया जा रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पे एडवर्टाइजमेंट होता है तो आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चों का उसमें इस्तेमाल होता है एक्टिंग को लेकर के। तो निश्चित तौर पे तब उस वक्त कहा जाएगा कि भाई आप उनके डेटा को ट्रैक नहीं कर रहे हैं। यह सोशल मीडिया कंपनियों को जब उनके प्लेटफॉर्म पे इस तरह के एडवर्टाइजमेंट चलेंगे तो उन्हें यह देना होगा जवाब कि आप ये बताइए, सुनिश्चित कीजिए कि उस बच्चे का डेटा ट्रैक नहीं किया जा रहा है। यदि मान लीजिए इसके अलावा भी हालांकि इस बिल में बहुत सारे प्रावधान हैं, अब 10-15 मिनट में यह संभव नहीं है कि सारे प्रावधानों पे हम चर्चा करें, तो आप इस बिल को भी पढ़िए। हालांकि मानसून सत्र में जब यह संसद के समक्ष पेश किया जाएगा तब इस पर और भी चर्चाएं होंगी या फिर देखने की बात होगी कि क्या और निकल के सामने आता है। अब यहाँ देखते हैं कि यह बिल तो आ गया है। अब इस बिल को यदि नहीं माना जाता है, मान लीजिए कि यह अधिनियम बन गया, एक्ट बन गया है, कानून के रूप में पारित हो गया और उसे मतलब फॉलो नहीं किया जाता है, तो इसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया, जुर्माना लगाया जा सकता है। क्या? देखिए, किसी दस्तावेज, सेवा आदि के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी प्रदान करने वाले या बोर्ड के पास झूठी शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्तियों पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी है। यानी कि एक तो हो सकता है संबंधित मुद्दा इससे जुड़ करके कि बहुत सारे लोग हों जो झूठी शिकायत लेकर के ही पहुंच जाए। यदि यह भी पाया जाता है तो 10,000 रुपये का जुर्माना होगा, और डेटा का गलत इस्तेमाल यदि होता है तब आपको 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, जो भी कंपनी रहेगी उसे। और ये यूरोप में देखा भी गया है। यूरोप में कई सोशल मीडिया कंपनी पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है, तो वह भारत में भी हो सकता है। अब इससे जुड़ी हुई चिंताएं क्या हैं उसे देखिए। जिन व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा को प्रभावित किया गया है उसके लिए कोई मुआवजा नहीं मिला है। अब संभव है, यहाँ पर देखिए यह बातें की जा रही थी कि संभव है सरकार जो भी पीड़ित पक्ष हो उसके लिए कुछ मुआवजा का प्रावधान करेगी, लेकिन यह बिल इस बात पर मौन है। ठीक है, तो यह इसका एक जो है ड्रॉबैक के रूप में यह बात सामने आया है। प्रस्तावित डेटा संरक्षण बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पूरी तरह से कहां पर होगा? केंद्र सरकार के हाथों में, और वो भी विवेक पर छोड़ दिया गया है, जिससे उनकी स्वतंत्रता में कमी आएगी। अब जो भी इसके अध्यक्ष होंगे बोर्ड के और सदस्य होंगे वह केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से नियुक्त किया जाएंगे। तो जो भी केंद्र सरकार कल को कहती है वही यह संभव है काम करेंगे, क्योंकि इन्हें डर रहेगा कि हमारी नियुक्ति जो है किसके आधार पर होगी? केंद्र सरकार के विवेक के आधार पे, और हम सरकार के तहत काम नहीं किए तो हमें हटा दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं यह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो यही एक बातें कही जा रही है कि कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से स्वतंत्र व्यवस्था बनाने से हिचक रहे हैं, यह केंद्र सरकार पर आरोप भी लग रही है। अब चलिए इस मुद्दे से एक संभावित प्रश्न देख लेते हैं, और प्रश्न जो है प्रीलिम्स का है, इसका जवाब मैं नहीं दिया करता हूं, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है। आप में से बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं पिछले प्रश्न के, कुछ लोगों से गलत हो जाता है। तो कुछ ने पूछा है कि सर कैसे करें। देखिए, जैसे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि पूछा क्या जा रहा है, कमांड क्या है? कथन सत्य हैं, तो आप इसको सबसे पहले ले लीजिए। ठीक है, अब यहां पर फिर इसे देखना है। यदि मान लीजिए ये 2 लाइन है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है और इसको आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इस पूरे वीडियो में आप वहां जाइए जहां पर ये दोनों बातें कही गई है। ध्यान रखिए, यदि आप इसी अप्रोच से सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे तो वहां भी आपको गलती होने की गुंजाइश बहुत कम होगी। तो इसलिए सबसे पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करता है तो कंपनी को भी उसके डेटा को डिलीट करना होगा। एक बात ये हो गई। दूसरी, जिन व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा को
प्रभावित किया गया है उसके लिए उचित मुआवजे का प्रावधान किया गया है। अब आपको देखना है कि क्या मुआवजा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस बिल में क्या कहा गया है। आपको इसमें से 2 स्टेटमेंट में से यह देखना है कि कौन सा सही है। जो भी सही होगा उसके लिए 4 विकल्प है, उसके आधार पे 4 में से 1 विकल्प का चयन आपको करना है और फिर कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में हमने जितनी भी बातें की है वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। जल्दी ही हम किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।